6.0 प्रस्तावना। यूरोपीय संघ की स्थापना संधियों के माध्यम से विकसित प्रक्रिया के द्वारा हुई है। यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी (ECAC) की स्थापना संधि पर 18 अप्रैल 1951 में पेरिस में हस्ताक्षर हुए। यह 23 जुलाई 1962 को लागू हुई तथा 23 जुलाई 2002 को समाप्त हो गई। इस संधि ने केवल एक मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण ही नहीं किया था, बल्कि इसने आधुनिक औद्योगिक समाज के दो महत्वपूर्ण कच्चे पदार्थ कोयला तथा इस्पात के लिए साझे बाजार की नींव भी रखी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी (EEC) की स्थापना संधि पर रोम में 25 मार्च 1957 में हस्ताक्षर हुए। इसे रोम की संधि ट्रीटी ऑफ रोम भी कहा जाता है, जो 1 जनवरी 1958 को लागू की गई। यूरोपीय आर्थिक समुदाय संधि के साथ रोम में एक और संधि पर भी हस्ताक्षर हुए, जिसने यूरोपीय आणविक ऊर्जा समुदाय यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी यूरेटम की स्थापना की। इन तीन संधियों ने तीन यूरोपीय समुदायों अर्थात कोयला, इस्पात, आणविक ऊर्जा तथा सदस्य राज्यों की अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझी निर्णय निर्माण व्यवस्था का निर्माण किया। इस व्यवस्था के संचालन के लिए समुदाय की जिन संस्थाओं की स्थापना की गई थी, उनका 1967 में विलय कर दिया गया और एकल यूरोपीय आयोग सिंगल यूरोपियन कमीशन तथा एकल परिषद सिंगल काउंसिल की रचना की गई। तदंतर यूरोपीय समुदाय यूरोपीय संघ की संधियों में कई बार परिवर्तन किए गए तथा यूरोपीय समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं तथा विकास के अनुरूप उन्हें आधुनिक बनाया गया। चौथी संधि maastricht संधि maastricht ट्रीटी ने इसका नाम केवल यूरोपीय समुदाय यूरोपियन कम्युनिटी रख दिया। इन संधियों में और अधिक संशोधन आने वाली संधियों द्वारा किए गए, जिनमें प्रमुख थी एकल यूरोपीय अधिनियम, जिस पर फरवरी 1988 में हस्ताक्षर हुए तथा 1 जुलाई 1987 को लागू हुआ, जिसके बारे में आपने इकाई 5 एकल यूरोपीय अधिनियम तथा एकल बाजार में पढ़ा है। एम्स्टर्डम संधि ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम, जिस पर 2 अक्टूबर 1997 में हस्ताक्षर हुए तथा नई 1999 को लागू किया गया। नाइस संधि ट्रीटी ऑफ नाइस, जिस पर 28 फरवरी 2001 में हस्ताक्षर हुए तथा 1 फरवरी 2003 को लागू किया गया। यूरोपीय संविधान पर संधि ट्रीटी ऑन द यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन, जून 2004 जी अभी तक लागू नहीं की जा सकी है। 6.1 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप निम्नलिखित विषयों को समझने के योग्य हो जाएंगे। यूरोपीय संघ के निर्माण को दिशा देने वाली विभिन्न संधियों। वर्तमान सभी संधियों का यूरोपीय सांविधानिक संधि द्वारा सरलीकरण तथा प्रतिस्थापन और इन संधियों के अनुमोदन के रास्ते में आने वाली कठिनाई, कुछ स्थितियों में प्रारंभिक अस्वीकृति समेत कठिनाइयों। 6.2 maastricht संधि। maastricht संधि अथवा यूरोपीय संघ संचि पर 7 फरवरी 1992 में हस्ताक्षर हुए तथा यह 1 नवंबर 1983 को लागू की गई। maastricht संधि में अब तक की सभी संधियों के प्रावधानों को मिलाकर एकल प्रलेख में निहित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन की रचना की गई। यूरोपीय संघ 3 स्तंभों यूरोपीय समुदाय यूरोपियन कम्युनिटी, साझी विदेश एवं सुरक्षा नीति कम्युनॉन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी (CFSP) और न्याय एवं घरेलू मामले जस्टिस एंड होम अफेयर्स (JHA) पर आधारित है। maastricht संधि ने यूरोप की जनता के नजदीक पहुंचने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, क्योंकि जहां तक संभव हो सकेगा इसमें निर्णय जनभावना पर आधारित होंगे। इस संधि के कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। का पहला स्तंभ 1 पिलर यूरोपीय समुदाय 3 पुराने यूरोपीय समुदायों यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय तथा यूरोपीय आणविक ऊर्जा समुदाय के सभी नियमों तथा नियमों रेगुलेशंस को संरक्षित तथा सशक्त किया गया। 2 सब्सिडारिटी के सिद्धांत को औपचारिक तौर पर संधि में निहित कर दिया गया। यूरोपीय संघ नागरिकता के अंतर्गत सदस्य राज्य का प्रत्येक नागरिक यूरोपीय संघ का नागरिक भी बन गया। 3 यूरोपीय संघ की संस्थाओं की कार्यकुशलता तथा प्रजातांत्रिक कार्य प्रणाली बढ़ाने के लिए कई प्रकार के परिवर्तन लागू किए गए। इन परिवर्तनों में से एक नई सहनिर्माण कार्यविधि की शुरुआत, आयुक्त के कार्यकाल को बढ़ाकर 4 से 5 वर्ष करना, जो 1996 में लागू हुआ। क्षेत्रों की समिति कमिटी ऑफ रीजन्स की स्थापना तथा एक ओम्बड्समैन की नियुक्ति प्रमुख थे। 3 आर्थिक तथा मौद्रिक संघ इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन (EMI) की प्रमुख विशेषताओं तथा इसे लागू करने के घरणों को रेखांकित किया गया। इसके अंतर्गत एकल मुद्रा के प्रचलन तथा यूरोपीय केंद्रीय बैंक की स्थापना को सरल बनाने के लिए विनिमय दरों को स्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया। सदस्य राज्यों के लिए अपनी आर्थिक नीतियों को परिषद के साथ समन्वित करना अनिवार्य कर दिया गया। आर्थिक तथा मौद्रिक संघ की स्थापना 3 चरणों में की जानी थी। जब मैट्रिक संधि पर हस्ताक्षर हुए उस समय पहला चरण चल रहा था। दूसरा चरण जनवरी 1994 में यूरोपीय मौद्रिक संस्था यूरोपियन मॉनेटरी इंस्टीट्यूट की स्थापना के साथ आरंभ हुआ, जिसे सदस्य राज्यों के साथ मिलकर तीसरे चरण के लिए परिस्थितियों तैयार करने का कार्यभार सौंपा गया।
तीसरा चरण जो 1 जनवरी 1999 से आरंभ किया जाना था उन राज्यों के लिए था जो 5 प्रकार के अभिसरण मानदंडी कॉन्वर्जेंस क्राइटेरिया को पूरा कर सकने के योग्य हैं। मुद्रास्फीति की दर, दीर्घकालीन ब्याज दर, सरकारी बजट घाटा, सरकारी ऋण के उतार चढ़ाव, मुद्राओं के सीमांत। दूसरा स्तंभ 2 पिलर साझी विदेश एवं सुरक्षा नीति। मैस्ट्रिक्ट संधि ने साझी विदेश एवं सुरक्षा नीति के उद्देश्य को केवल सामान्य स्तर पर परिभाषित किया। इसमें कहा गया कि सदस्य राज्य साझी विदेश एवं सुरक्षा नीति को परिभाषित करेंगे तथा इसे कार्यान्वित करेंगे। इसमें विदेश एवं सुरक्षा नीति के सभी क्षेत्र निहित होंगे। साझी विदेश एवं सुरक्षा नीति का निर्माण यूरोपीय राजनीतिक सहयोग यूरोपियन पॉलिटिकल कोऑपरेशन (ईपीसी) की नींव पर किया गया, परंतु इसे एक संधि के अंतर्गत लाकर इसका विस्तार किया गया। दूसरे स्तंभ के अंतर्गत सहयोग अनिवार्यतः अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल था, परंतु संयुक्त कार्यवाही को अंतिम स्वरूप देने के लिए सीमित बहुमत मतदान के आधार पर फैसले लिए जा सकते थे। तीसरा स्तंभ 3 पिलर न्याय तथा घरेलू गृह मामले। न्याय तथा घरेलू गृह मामले में साझे हितों से संबंधित 9 नए क्षेत्र निहित किए गए। इनमें कानून कार्यान्वयन में सहयोग, फौजदारी न्याय, नागरिक न्यायिक मामले, शरणार्थी तथा आप्रवासन प्रमुख थे। इस संधि के अनुमोदन में कई राज्यों में काफी दिक्कतें आईं। डेनमार्क में वहां की जनता ने मैस्ट्रिक्ट संधि का अनुमोदन नहीं किया। केवल जब कुछ रियायतों का ऐलान किया गया, जैसे एकल मुद्रा के प्रावधान से बाहर रहने अथवा यूरोपीय संघ की भावी रक्षा नीति से बाहर रहने का विकल्प देना, तब लोगों ने मई 1993 में हुए दूसरे जनमत संग्रह रेफरेंडम में अपनी स्वीकृति दी। फ्रांस में हुए जनमत संग्रह में यह संधि न्यूनतम बहुमत से स्वीकार की गई। जर्मनी ने इस संधि को सबसे आखिर में स्वीकृति दी, क्योंकि वहां इसे जर्मन संवैधानिक न्यायालय की राय के लिए भेज दिया गया था, जिसने अक्टूबर 1993 में निर्णय दिया कि यह संधि जर्मन बुनियादी अथवा मूलभूत कानून जर्मन बेसिक लॉ का उल्लंघन नहीं करती। 6.3 एम्स्टर्डम संधि। एम्स्टर्डम संधि। एम्स्टर्डम संधि का उद्भव जून 1994 माना जाता है, जब यूरोपीय संघ के नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें एक विशेष चिंतन समूह रिफ्लेक्शन ग्रुप की स्थापना की गई। इसमें 15 सदस्य राज्यों के विदेश मंत्री, आयोग का एक प्रतिनिधि तथा यूरोपीय संसद के 2 पर्यवेक्षक थे तथा इसका कार्य भावी सुधारों पर विचार करना था। इसके लिए जनवरी 1996 में एक अंतर सरकारी सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया गया। यह सम्मेलन मार्च 1996 में आरंभ हुआ तथा 1 साल से अधिक तक चला। एम्स्टर्डम संधि को जून के 17 से 18 1997 में अंतिम रूप दिया गया तथा 2 अक्टूबर 1997 को इस पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद विभिन्न देशों में अनुमोदन की लंबी प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसके अंतर्गत 13 देशों की संसदों की स्वीकृति तथा 2 देशों में जनमत संग्रह होना था। यूरोपीय संसद ने इस संधि को 19 नवंबर 1997 को अपनी स्वीकृति दी। यह संधि 1 मई 1999 को लागू हुई। एम्स्टर्डम संधि के अंतर्गत 13 प्रोटोकॉल, सम्मेलन में अपनाई गई 51 घोषणाएं, सदस्य राज्यों की 14 घोषणाएं तथा वर्तमान संधियों में किए गए संशोधन है, जो अनुच्छेद 15 में निहित हैं। अनुच्छेद 1, जिसमें 16 पैराग्राफ है, एम्स्टर्डम संधि के सामान्य प्रावधानों में संशोधन करता है तथा साझी विदेश एवं सुरक्षा नीति एवं फौजदारी और पुलिस मामलों में सहयोग का वर्णन करता है। अगले 4 अनुच्छेद 70 पैराग्राफ पुरानी संधियों यूरोपीय समुदाय संधि, यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय संधि, यूरोपीय आणविक ऊर्जा समुदाय संधि तथा यूरोपीय संसद चुनाव संबंधी अधिनियम में संबोधन करते हैं। अंतिम प्रावधानों में भी 4 अनुच्छेद हैं। एम्स्टर्डम संधि ने समुदाय की संधियों का सरलीकरण भी किया है। इसके 56 पुराने अप्रयुक्त अनुच्छेदों को हटा दिया गया है तथा बाकी को पुनः अंकित करके स्पष्ट कर दिया है। न्याय तथा घरेलू गृह मामले से संबंधित कई विषय यूरोपीय आयोग को हस्तांतरित कर दिए गए ताकि स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा न्याय का क्षेत्र स्थापित किया जा सके। इसमें नीति संबंधी क्षेत्र वीसा, शरणार्थी, आप्रवास, शरणागति, विस्थापित लोग तथा नागरिक मामलों में न्यायिक सहयोग सम्मिलित थे। साथ ही पुलिस तथा फौजदारी न्याय में अंतर सरकारी सहयोग में भी तेजी लाई गई ताकि सदस्य राज्य अपनी गतिविधियों को प्रभावशाली ढंग से समन्वित कर सकें। संधि के साथ संलग्न प्रोटोकॉल के माध्यम से राचीनी समझौते स्केंजन अग्रीमेंट को यूरोपीय संघ के कानूनी व्यवस्था का भाग बना लिया गया। आयरलैंड तथा ब्रिटेन सचीनी समझौते से बाहर हैं। संधि यूरोपीय संघ की विदेश एवं सुरक्षा नीति के लिए नए निर्देशक नियम निर्धारित करती है, जैसे क यूरोपीय संघ के साझे मूल्यों, मौलिक हितों, स्वतंत्रता, एकता तथा सुरक्षा की रक्षा करना, ख शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सहयोग को सशक्त करना तथा प्रजातंत्र कानून के शासन और मौलिक अधिकारों को सुदृढ़ करना। संधि के अनुसार साझी विदेश एवं सुरक्षा नीति से संबंधित सभी निर्णय 2 चरणों में लिए जाएंगे। क यूरोपीय परिषद अर्थात राज्यों सरकारों के अध्यक्ष तथा आयोग सर्वसम्मति से साझी कार्यनीति तथा दिशानिर्देशों के बारे में निर्णय लेगी। ख परिषद विदेश मंत्री से निर्मित संयुक्त कार्यवाही तथा सांझो दृष्टिकोण के बारे में भी फैसला लेगी। यूरोपीय परिषद द्वारा स्वीकृति साझी कार्यनीति को लागू करने के लिए निर्णय सीमित बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं।
तथापि यदि इसमें किसी सदस्य राज्य की किसी प्रकार की महत्वपूर्ण शंकाएं होती है तो यह उस निर्णय को राज्य अथवा सरकार के अध्यक्षों के पास वापस भेजने का अनुरोध कर सकता है। अन्यथा परिषद अपने सारे निर्णय प्राय सर्वसम्मति से लेती है, हालांकि यह सकारात्मक अनुपस्थिति कंस्ट्रक्टिव एब्सेंटेशंस की अवज्ञा कर सकती है, बशर्ते कि ऐसे देशों के कुल मतों की संख्या 1/3 से अधिक न हो। यूरोपीय समुदाय 1999 पृष्ठ 18। निर्णय निर्माण प्रक्रिया में यूरोपीय आयोग तथा यूरोपीय संसद भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आयोग को इस बात का आध्यासन देना होता है कि समुदाय की गतिविधियां साझी विदेश एवं सुरक्षा नीति के अनुकूल होंगी, जबकि संसद का कार्य राय देना तथा आवश्यक बजट संबंधी विनियोग को स्वीकृति देना होता है। संधि ने साझी विदेश एवं सुरक्षा नीति के लिए उच्च प्रतिनिधि हाई रिप्रेजेंटेटिव नाम से एक नया पदाधिकारी नियुक्त किया, जिसका कार्य सभी साझी विदेश एवं सुरक्षा नीति की गतिविधियों, विदेश प्रतिनिधित्व समेत में परिषद, विशेषतः काउंसिल प्रेसिडेंसी की सहायता करना है। उच्च प्रतिनिधि के अधीन परिषद के सचिवालय में एक शीघ्र योजना तथा शीघ्र चेतावनी अर्ली प्लानिंग एंड अर्ली वर्किंग इकाई स्थापित की गई। पहली बार संधि के अंतर्गत पीटर्सबर्ग कार्य को निहित करके उन विशिष्ट सुरक्षा कार्यों का स्पष्टीकरण किया गया जो यूरोपीय संघ के सामर्थ्य के अंतर्गत आते हैं, जैसे मानवीय तथा बचाव कार्य, शांति स्थापित करने से संबंधित कार्य, संकट के समय आवश्यक सैनिक कार्यवाही। यूरोपीय संघ संधि ने यूरोपीय संसद को कुछ नई शक्तियां देकर इसे और संशक्त किया। यह सदस्य देशों के लिए जरूरी कानून बना सकता है। यूरोपीय आयोग की नियुक्ति के संदर्भ में यह न केवल आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए स्वीकृति देता है, अपितु बाद में आयोग के सारे सदस्यों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान करता है। संधि ने सहनिर्णय कार्यविधि को थोड़ा सरल कर दिया, परंतु इसका विस्तार भी किया। अब परिषद किसी भी अधिनियम को यूरोपीय संसद की सहमति के नहीं अपना बिना सकती थी। संधि में संसद की बजट संबंधी शक्तियों में भी वृद्धि कर दी गई तथा साझी विदेश एवं सुरक्षा नीति को भी इसमें निहित कर दिया गया। यूरोपीय संघ संधि ने महत्वपूर्ण वैधानिक संशोधन भी किए। 1986 में एकल अधिनियम में जो सहयोग कार्यविधि कोऑपरेशन प्रोसीजर आरंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत आयोग के प्रस्तावों को यूरोपीय संसद तथा परिषद को 2 बार अध्ययन का अवसर मिला था, उसे लगभग समाप्त कर दिया गया। अब यह कार्यविधि केवल आर्थिक तथा मौद्रिक संघ के क्षेत्रों तक सीमित रह गई। इसका स्थान अब सहनिर्णय कार्यविधि ने ले लिया। इस सहनिर्णय कार्यविधि का क्षेत्राधिकार विस्तृत किया गया तथा इसे और अधिक प्रभावशाली बनाया गया। इसके अनुसार यदि संसद तथा परिषद आयोग के किसी प्रस्ताव के साथ सहमत है तो इसे स्वीकृत माना जाएगा। यदि इन दोनों में असहमति है तो संसद या तो परिषद के साझे दृष्टिकोण को स्वीकार कर सकती है या अपने सदस्यों के बहुमत से इसमें संशोधन कर सकती है अथवा उसे रह कर सकती है। यदि परिषद को संशोधन स्वीकार्य नहीं है तो यह समझौता अथवा मध्यस्थता बैठक कॉन्सिलिएशन मीटिंग बुला सकती है, जिसके निर्णय को संसद तथा परिषद अपनी स्वीकृति देंगे। इस सब के बावजूद यदि कोई अंतिम फैसला नहीं होता तो उस प्रस्ताव को अपनाया नहीं जाता। यूरोपीय समुदाय 1999 पृष्ठ 26। यूरोपीय संघ संधि ने परिषद में सीमित बहुमत मतदान क्वालिफाइड मेजॉरिटी वोटिंग की धारणा का विस्तार करके निर्णय प्रणाली को आसान कर दिया। यह व्यवस्था पहले स्तंभ यूरोपीय समुदाय में रोजगार दिशानिर्देशों, सामाजिक अंकवेशन, सोशल इंक्लूजन आदि पर तथा दूसरे स्तंभ साझी विदेश एवं सुरक्षा नीति की संयुक्त कार्यवाहियों तथा साझे दृष्टिकोण पर लागू होगी। एम्स्टर्डम संधि के अनुसार यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए यूरोपीय संसद की स्वीकृति अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सदस्य राज्यों द्वारा अन्य आयोगों के चुनाव तथा नियुक्ति के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष की सलाह लेना जरूरी है। एम्स्टर्डम संधि सभी संस्थागत समस्याओं को सदा के लिए नहीं सुलझा सकी। इन संस्थाओं में सुधार लाने का काम अभी जारी है ताकि ये यूरोपीय संघ के और विस्तार के बाद प्रभावशाली ढंग से तथा प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण से कार्य करने के योग्य हो सके। इनमें सबसे आग्रही मुद्दे प्रेसिंग इश्यूज हैं: आयोग की रचना, सदस्य राज्यों के मतों का महत्व तथा सीमित बहुमत मतदान। 6.4 नाइस संधि। नाइस संधि। एम्स्टर्डम संधि ने यूरोपीय संघ की संस्थाओं को विस्तार के लिए तैयार किया क्योंकि सदस्य राज्यों में महत्वपूर्ण मुद्दों को संपोषित एड्रेस करने की इच्छा पक्की नहीं थी। नाइस की संधि ने एम्स्टर्डम संधि का बचा खुचा कार्य पूरा किया, जैसे आयोग की रचना, यूरोपीय परिषद में मतों का महत्व तथा सीमित बहुमत मतदान का नए क्षेत्रों में विस्तार।
इस पर अंतर सरकारी सम्मेलन इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस (IGC) में विचार करने के बाद, जो फरवरी 2000 में आरंभ हुआ तथा दिसंबर 2000 में समाप्त हुआ, नाइस यूरोपीय परिषद (नाइस यूरोपियन काउंसिल) में अपनाया गया। यह 1 फरवरी 2003 में लागू हुई। 62 मत 71.26% से बदलकर 237 में से 169 मत 71.3% कर दिया गया है। जब यूरोपीय संघ के 27 सदस्य हो जाएंगे, तो यह अवसरीमा 345 में से 255 मत 93% हो जाएगी। इस संधि ने यूरोपीय संसद की सीटों की संख्या में भी वृद्धि की। इसे एम्स्टर्डम संधि के अंतर्गत 700 की सीमा से बढ़ाकर 732 कर दिया गया। पेटेंट जैसे कानून के विशेष क्षेत्रों के लिए नाइस संधि में न्याय के यूरोपीय न्यायालय यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस तथा कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के अधीन कुछ गौण न्यायालयों की स्थापना की गई। इस संधि ने सहयोग कार्यविधि में भी काफी विस्तार कर दिया, जो एम्स्टर्डम संधि में अत्यधिक सीमित तथा अव्यवहार्य था। इसने सहनिर्णय कार्यविधि, जिसने यूरोपीय संसद को वीटो का अधिकार दिया, तथा सहमति कार्यविधि की प्रयुक्ति का उन सभी क्षेत्रों में विस्तार कर दिया जहां वृहद सहयोग संभव था। फोरन हैदर जॉर्ज हैडर के उग्र दक्षिणपंथी राजनीतिक दल एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी की भागीदारी को देखते हुए इसका प्रयोग यह निश्चित करने के लिए भी किया जाएगा कि कहीं किसी सदस्य राज्य द्वारा यूरोपीय संघ के मूल सिद्धांतों के उल्लंघन होने का खतरा तो नहीं है। नाइस संधि ने एक 62 सदस्यीय सम्मेलन कॉन्वेंशंस को मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स तैयार करने का कार्य भी सौंपा। नाइस संधि का केंद्र बिंदु अपेक्षाकृत संकुचित था, क्योंकि इसका संबंध केवल संस्थागत मामलों से था। इसकी अधिकतर दिलचस्पी दो बातों में थी: यूरोपीय संघ में सदस्य राज्यों की सापेक्षिक शक्ति एवं प्रभाव तथा 2004 में होने वाले यूरोपीय संघ के विस्तार से उत्पन्न होने वाले मुद्दे। नाइस संधि में एक यूरोपीय कन्वेंशन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप 2004 में एक नया अंतरसरकारी सम्मेलन होना था जिसे नाइस संधि की आलोचनाओं पर विचार करना था। 6.5 यूरोपीय संविधान की संधि। यूरोपीय संघ की अब तक की सभी संधियों को एक एकल संधि में इकट्ठा करने के उद्देश्य से सदस्य राज्यों के राज्य सरकार अध्यक्षों ने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति वलेरी गिरकार्ड की स्टैंडा वेलाई जिस्कार्ड d'Estaing की अध्यक्षता में 108 सदस्यों की कन्वेंशन स्थापित की। इस कन्वेंशन ने फरवरी 2002 में कार्य आरंभ किया तथा 18 महीने तक विचार विमर्श किया। इसकी समापन बैठक 13 जून 2003 को हुई। यूरोप की संविधान स्थापना संधि ट्रीटी एस्टैब्लिशिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूरोप का मसौदा 18 जून 2004 को अपनाया गया। इस संविधान ने कोशिश की कि वर्तमान संधियों एग्जिस्टिंग ट्रीटीज के परस्पर व्यापन को बदल दिया जाए, मानवीय अधिकारों को विधिबद्ध एवं समरूप किया जाए, संपूर्ण यूरोपीय संघ में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का प्रचलन किया जाए तथा विस्तृत 26 सदस्यीय यूरोपीय संघ में निर्णय निर्माण प्रक्रिया को सरल तथा कारगर बनाया जाए। इस सांविधानिक संधि पर सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने 29 अक्टूबर 2004 को हस्ताक्षर किए तथा इसके बाद विभिन्न राज्यों में अनुमोदन प्रक्रिया चलती रही, जब तक फ्रांस 29 मई 2005 तथा नीदरलैंड 15 जून 2005 के जनमत संग्रही में इसे अस्वीकार नहीं कर दिया गया। इन यो देशों को लोक समर्थन प्राप्त करने की असफलता ने दूसरे देशों में अनुमोदन प्रक्रिया को ढीला कर दिया अथवा स्थगित कर दिया। यदि सभी देश इसे अपनी स्वीकृति दे देते तो यह नवंबर 2006 में लागू हो जानी थी। यूरोपीय संघ का संविधान संघ की शक्तियों को परिभाषित करता है तथा यह स्पष्ट करता है कि यह कहाँ कार्यवाही कर सकता है, क्या कर सकता है और क्या नहीं, तथा सदस्य राज्यों का वीटो का अधिकार कहाँ है। यूरोपीय संघ के संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री के नए पद की रचना। इस पद में वर्तमान बाहरी मामलों के आयोग तथा साझी विदेश एवं सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि हाई रिप्रेजेंटेटिव के पदों को मिला दिया है। विदेश मंत्री आयोग का सदस्य होगा, परंतु मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होगा। वर्तमान व्यवस्था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सदस्य राज्य बारी बारी से 6 महीने के लिए अध्यक्ष पद संभालता है, के बजाय संविधान में मंत्रिपरिषद के लिए स्थायी अध्यक्ष, जिसकी अवधि 2 साल होगी तथा यह भी कहा गया है कि यह एक बार और चुनाव लड़ सकता है, की व्यवस्था की गई। अध्यक्ष मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करेगा तथा इसके कार्य को आगे बढ़ाएगा एवं अपने स्तर पर यूरोपीय संघ का विदेशी प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करेगा। यूरोपीय संघ का मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र संविधान का भाग बन गया।
घोषणा पत्र में अधिकार, स्वतंत्रताएं तथा सिद्धांत को रेखांकित किया गया, जिसमें जीने के अधिकार से लेकर स्वतंत्रता के अधिकार तथा हड़ताल का अधिकार भी निहित किए गए। यूरोपीय संसद की शक्तियों को सशक्त किया गया। इसे मंत्रिपरिषद के साथ उन नीतियों के लिए सहनिर्णय की शक्ति दी गई जिनके लिए सीमित बहुमत की आवश्यकता है। यूरोपीय संघ संविधान ने उस पुरानी व्यवस्था को भी बदल दिया जिसके अंतर्गत बड़े और छोटे राज्यों के बीच उचित संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ देशों को विशिष्ट निश्चित मत दिए जाते थे। नए संविधान में दोहरे बहुमत की धारणा आरंभ की गई। सीमित बहुमत को इस तरह परिभाषित किया गया है: परिषद के सदस्यों का न्यूनतम 25% बहुमत, जिसमें कम से कम 15 सदस्य राज्य हो तथा जो सदस्य राज्यों की कुल जनसंख्या का 65% भाग का भी प्रतिनिधित्व करता हो। महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे विदेश नीति, सुरक्षा तथा टैक्स नीति में सदस्य राज्यों के वीटो के अधिकार को बरकरार रखा गया। संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि नवंबर 2004 से प्रत्येक सदस्य राज्य का 5 साल की पहली अवधि के लिए अपना आयुक्त होगा। इसके बाद आयुक्तों की संख्या में कमी कर दी जाएगी और ये कुल सदस्य राज्यों की संख्या का 2/3 होंगे, जब तक यूरोपीय परिषद इस संख्या को बदलने बारे में सर्वसम्मति से कोई निर्णय नहीं लेती। अंततः नवंबर 2014 के बाद आयुक्तों की संख्या को घटाकर 17 करने का निर्णय लिया गया। इन आयुक्तों को चक्रानुसार रोटेशन चुना जाएगा तथा इसकी अवधि 5 साल होगी। जब पहली बार सांविधानिक संधि के मसौदे में एक निकास धारा एग्जिट क्लॉज जोड़ी गई तथा यूरोपीय संघ को छोड़ने की कार्यविधि निर्धारित की गई। न्याय नीति, जस्टिस पॉलिसी, विशेषतः शरणागति तथा अप्रवास, असाइलम एंड इमिग्रेशन के संदर्भ में संविधान में सहयोग के नए क्षेत्र जोड़े गए। 8. इस बात को लेकर सदस्य राज्यों के बीच मतभेद था कि क्या संविधान की प्रस्तावना में ईसाई अथवा जुडो ईसाई परंपरा जुडाई क्रिश्चियन ट्रेडिशन का हवाला दिया जाना चाहिए। संविधान के अंतिम मूल पाठ में यह निहित किया गया है: यूरोपीय संघ का संविधान यूरोप की सांस्कृतिक, धार्मिक तथा मानवीय परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण करता है। 6 मई 2001 अनुसमर्थन संबंधित कठिनाइयों। ऐसी आशा की गई कि सभी सदस्य राज्य इस यूरोपीय संघ संविधान को संसदीय अथवा अन्य राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा अपना अनुमोदन दे देंगे और इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि इसे सभी सरकारों ने पहले ही अपनी स्वीकृति दी हुई थी। वास्तव में यूरोपीय संघ के अंदर संसदीय मत के माध्यम से अनुमोदन करने वाले राज्य भी बहुमत में थे। स्पेन पहला देश था जिसने जनमत संग्रह द्वारा लोकमत जानने का प्रयत्न किया। इस जनमत संग्रह के लिए किए गए प्रचार में यूरोपीय संघ के संविधान के स्वरूप अथवा विषय वस्तु पर अधिक बल न देकर इसे एक यूरोपीय परियोजना पर समर्थन, सपोर्ट फॉर द यूरोपियन प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया। संविधान का अनुमोदन करने वाला दूसरा देश लक्जमबर्ग था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने संसद में विरोधी दल की आलोचना तथा अपने ही दल में संभावित विभाजन से बचने के लिए अचानक जनमत संग्रह कराने का वादा कर दिया। परंतु फ्रांस तथा नीदरलैंड के जनमत संग्रह में यह संविधान अस्वीकृत होने के बाद टोनी ब्लेयर को भी इसके भविष्य के बारे में शंका होने लगी। फ्रांस तथा नॉचरलैंड के जनमत संग्रह में इस सांविधानिक संधि के रद्द होने के प्रमुख कारण विस्तार संबंधित चिंताएं, जिनमें आर्थिक प्रतिस्पर्धा का डर, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन, सामर्थ्यहीनता की भावना तथा राजनीतिक प्रक्रिया में असफलता आदि थे। यह निर्णय विषय वस्तु के विरुद्ध कम और हालत के संदर्भ में अधिक था। इस अस्वीकृति से सारे यूरोपीय संघ को गहरा धक्का लगा क्योंकि ये दोनों देश इस यूरोपीय संघ परियोजना के कटिबद्ध सदस्यों में से थे। इसने यूरोपीय संघ परियोजना में विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया और इस संवैधानिक प्रश्न का पुनः परीक्षण करने के लिए मजबूर कर दिया। यूरोपीय संघ के 25 सदस्यों में से 10 देशों ने जनमत संग्रह करवाने का फैसला किया। 5 देशों में जनमत संग्रह नहीं होना था। 7 देशों जो पहले असमंजस की स्थिति में थे ने 2005 में अनुमोदन कर दिया। 3 देशों ने जनमत संग्रह के बिना अनुमोदन किया। अगस्त 2006 तक 16 देश इस संवैधानिक संधि को अपना अनुमोदन दे चुके थे। यूरोपीय सांविधानिक संधि को अनुमोदन न मिल पाने का अर्थ यह नहीं है कि यूरोपीय संघ अपना कार्य करना बंद कर देगा, क्योंकि नाइस की संधि के प्रावधानों के अनुसार यूरोपीय संघ 27 देशों, जो 1 जनवरी 2007 के बल्गारिया तथा रोमानिया के प्रवेश के बाद हो जाएगी, की सदस्यता तक अपने कार्यों को अंजाम दे सकती है। परंतु इससे आगे का विस्तार संधियों में संशोधन के बिना नहीं हो सकता। फ्रांस तथा नीदरलैंड द्वारा सांविधानिक संधि की अस्वीकृति के बाद यूरोपीय संघ चिंतन की अवस्था फेज ऑफ रिफ्लेक्शन में है। 470 पृष्ठों की यह सांविधानिक संधि इस समय रही की टोकरी में है। यूरोपीय संघ के सामने इस समय 4 विकल्प हैं। का कोई परिवर्तन न करना, नो चेंज जाए, यह पहले जैसा चलता रहे। सदस्यता का विलंबन कर दिया जाए। यूरोपीय संघ में कोई परिवर्तन न किया, विस्तार की प्रक्रिया विशेषतः टर्की की। कोमल हास, जेंटल डिक्लाइन, एक्विस कम्युनिटी के प्रभाव में कमी आएगी तथा सीचिन एवं नीचागत यूरोजोन, स्केंजन एंड यूसेन के क्षेत्र को आगे न बढ़ाया जाए। संविधान में व्यापक परिवर्तन किए जाए ताकि इसे अपेक्षाकृत स्वीकार्य बनाया जा सके।
परंतु इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने में फिलहाल कोई भी देर इच्छुक नहीं है। चेरी पिकिंग, संविधान के प्रमुख तत्वों को एक एक करके कार्यान्वित किया जाए। वर्तमान सांविधानिक मसौदे के केवल कुछ भागों को ही उठाया जाए ताकि यह जनता को स्वीकार्य हो सके तथा प्रक्रिया कम विवादास्पद हो सके। यह स्वाभाविक है कि फ्रांस तथा नीदरलैंड की जनता इस संधि को इसके वर्तमान स्वरूप में दूसरे जनमत संग्रह में भी समर्थन नहीं देगी। ऐसा भी माना जाता है कि इन दोनों देशों में दोबारा मतदान करवाने से पहले इस संधि के कुछ प्रावधानों को दोबारा से लिखने की आवश्यकता है। तथापि इस दिशा में किसी भी प्रकार की प्रगति 2007 में होने वाले फ्रांस तथा नीदरलैंड में आम चुनावों के बाद ही होगी।